हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की शानदार जानदार ज़बरदस्त क्लास में हम सभी लोग वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन जो कर रहे थे उसका ये दूसरा क्लास है। पहला क्लास आपने देखा, मज़ा आया, आपको लगा कि हाँ ऐसे ही दोस्तों आपको पीडीएफ मिलने वाली है। जितने भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, इसी सब चीज़ों को मैं चुन करके आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। इस टाइम दोस्तों आपको इम्पॉर्टेंट पहचान करके केवल उसी को टाइम देने की ज़रूरत है। एक तरफ से सब पढ़ेंगे नहीं पढ़ पाएंगे दोस्तों। एक तरफ से सब कुछ पढ़ लेना एग्जाम टाइम में, यानी इस टाइम में जो गोल्डन टाइम है आपका, गोल्डन टाइम में सब कुछ पढ़ लेना पॉसिबल नहीं होता है मेरे दोस्त। तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ उसी को पढ़ते चलना है, उसी को रिवीजन के बाद रिवीजन, महा रिवीजन जो भी करना है दोस्तों, सब कुछ आपको इसी पे करना है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पिछली क्लास में 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देख लिए थे, अच्छी स्थिति, निरक्षी स्थिति और एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का फार्मूला। 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हुआ था। आज की क्लास में और भी सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाले हैं जो शायद आपको आता भी होगा और कुछ आपको नहीं आता होगा। ये लास्ट टाइम है। अब आपको नहीं लगना चाहिए भाई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये मैं क्या करूं। दोस्तों मैं जीरो से इधर समझाऊंगा, बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि आपको समझ में आ ही जाए। शुरू करते दोस्तों इस प्यारी सी क्लास को। और सबसे पहले हम लोग देखो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया है और एक तरीके से और पूछा गया है। क्या पूछा गया है दूसरे तरीके से? सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 मुक्त आवेश अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसी चीज को ऐसे पूछा हुआ है। और भी पूछा हुआ अलग तरीके से, गॉस की प्रमेय क्या है, इसे सिद्ध कीजिए। इतने तरीके से पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इस गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपने को पता होना चाहिए कि गॉस की प्रमेय है क्या, ठीक ना। गॉस की प्रमेय है क्या, सबसे पहला अपना ये मतलब है। स्थिर वैद्युत की या वैद्युत स्थिति की जो बातें की है, मैं गॉस का प्रमेय लिखिए। तो गॉस का प्रमेय क्या है भाई दोस्तों? गॉस के प्रमेय को अगर आपने पहले याद किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद किया हुआ है मैं एक फार्मूला बता रहा हूं, उस फार्मूले से आपको याद करना है। फार्मूला क्या है कि फाई ई, इसको पढ़ते हैं फाई ई इक्वल टू क्यू अपान ε0। ये फार्मूला है दोस्तों, इसी फार्मूले को केवल याद रख लेना है और यहीं से आपको गॉस की प्रमेय बोलना है। क्या बोलना है? बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ये फाई क्या वैद्युत फ्लक्स है, फाई क्या है वैद्युत फ्लक्स है। और वैद्युत फ्लक्स को यहां पे क्या बोलेंगे परिभाषा बनाते समय, बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। फिर से बार मैं रिपीट कर रहा हूं, बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। कुल वैद्युत फ्लक्स है कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1 से 1.5 लाइन की परिभाषा हुई होगी, मात्र 1 से 1.5 लाइन की परिभाषा। और मैं परिभाषा बोला कहां से? यहां से कि गॉस की प्रमेय के अनुसार बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हो गया आपका गॉस की प्रमेय। अब गॉस की प्रमेय दोस्तों, ये जो वैद्युत फ्लक्स आया है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तो इंपॉर्टेंट एकदम नहीं है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स की बीमा, ये दोनों आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वैद्युत फ्लक्स की बीमा मात्रक कहां से निकालोगे? वैद्युत फ्लक्स का एक परिभाषा होता है फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। वैद्युत क्षेत्र सदिश
और क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखो परिभाषा कहां से बोला, इस फार्मूले से, इस फार्मूले से दोस्तों वैद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये परिभाषा। दूसरी परिभाषा क्या है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब दोस्तों ये दोनों परिभाषाएं हो गई, चाहे यहां परिभाषा बोलो चाहे यहां परिभाषा बोलो, चाहे वर्ड वाला चाहे ये वाला, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। मात्रक की बात करते हैं, मात्रक आपको यहां से, अब ये मात्रक दोस्तों आपको याद होगा, इस मात्रा को मैंने दो मात्रक बताया था, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ये मात्रक होता है किसका, ई का। अब इसका जब मात्रा निकालेंगे, फाई ई का जब मात्रा निकालेंगे तो क्या बनेगा, न्यूटन पर कूलम तो है ही है, और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो मात्रा क्या निकल कर आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहां से सेट करेंगे, वोल्ट पर मीटर होता है ई का मात्रक और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। एक मीटर कट जाएगा तो आपको मिलेगा वोल्ट मीटर। दोस्तों ये वोल्ट मीटर और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये दोनों चीजें याद रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मेरे भैया याद काहे कर रहे हो, काहे अपना भेजा खराब कर रहे हो याद करने के चक्कर में। आप ये परिभाषा, ये फार्मूला याद रखो ना, ये फार्मूला याद रखोगे और ई का मात्रक याद रखो, दोनों ये मात्रक ई का ये मात्रक याद रहेगा तो ये दोनों भी मात्रक आप निकाल लोगे और अच्छे फायदे में भी रहोगे। यहाँ से कायदे में हो जाओगे और कायदे में होने से फायदे में हो जाओगे, बाकी रटोगे तो वहां से फायदे में नहीं हो पाओगे। मात्रक के बाद दोस्तों बीमा की बात कर लेते हैं, और बीमा की बात करते हैं तो ई का बीमा मान चलो 22 दफे दिमाग से भूल गए, ई का बीमा 22 दफे दिमाग से भूल गए, लेकिन ई का फार्मूला, इसको भैया आपको जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक नहीं भूलना है। एक का क्या होता है, MLT-2, बाकी क्यू का AT। ठीक है, अगर ये 22 दफे आपको केवल मात्रा बीमा पूछे तब ये अगर नहीं लिखे हो तब ये वाला ऐसे, तो ये ई का क्या हो जाएगा, MLT-3A-1, ये ई का आ गया। तो MLT-3A-1 ये तो आया किसका, ई का, और ए का क्या हो जाएगा, L2, तो ये हो जाएगा दोस्तों ML3T-3A-1। अब इसको देख करके ये खुश मत हो जाना कि सर इसको मैं रट सकता हूं, ML3T-3A-1 क्या है, कुछ तो नहीं है, हम रट सकते हैं, लेकिन नहीं, रटना नहीं है, रटना यहाँ पे नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर रटना है तो ये वाला डिफिनेशन रखना है, ये यहाँ से ये निकाल लोगे, ये सब निकाल लोगे, सब कुछ अपने आप बना लोगे। अच्छा, राशि कैसी दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स आपकी अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसे पता चला, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, दोनों सदिश का ये अदिश गुणन है। दोनों सदिश का अदिश गुणन हो तो अदिश, दोनों सदिश का सदिश गुणन हो तो सदिश राशि होती है। ठीक ना, चलो, तो ये दोनों दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ये मात्रक जब कभी मैं 1 नंबर का कराऊंगा ना तो उसमें ये सब क्वेश्चंस आएंगे आपके, मात्रक और ये बीमा और ये राशि तो भाई इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी जानना चाहिए अपने को। ठीक ना, तो ये साइड हो गया, मैं नोट कर लो, ये नोट कर लिए होगे। अब आते हैं वैद्युत फ्लक्स में, हम लोग गॉस की प्रमेय में ये अपने को प्रूफ करके दिखाना है। देखो उसको सिद्ध कीजिए, सिद्ध करके दिखाना है। बाकी गॉस की प्रमेय आपको याद हो गया कि गॉस की प्रमेय क्या है, कि बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आपको याद हो गया, ठीक ना। चलो भाई नोट कर लिए होगे सब। अब लोग दोस्तों में उसको प्रूफ करते हैं, और प्रूफ करने के लिए देखो प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम लोग कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं, और बंद काल्पनिक पृष्ठ यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं, कोई स्फीयर मान लेते हैं, कोई गोला मान लेते हैं। ये है बंद काल्पनिक पृष्ठ। स्फीयर है दोस्तों, अगर ये गोला जिसका सेंटर होगा O और यहाँ से यहाँ रेडियस होगा ये R, ठीक है, ये रेडियस होगा R, और यहाँ पे पूरा एरिया है दोस्तों, ये पूरा एरिया कहलाएगा A, और छोटा सा एरिया अगर मैं लूंगा तो ये दोस्तों कहलाएगा आपका DA। और DA एरिया दोस्तों वेक्टर राशि होती है और उसकी दिशा उस पृष्ठ के परपेंडिकुलर होती है। एरिया सदिश राशि होती है, उसकी दिशा उसके पृष्ठ के परपेंडिकुलर होती है। इस गोले को +Q आवेश दिया गया
वह आवेश पूरे इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, लेकिन उसको हमने इसके सेंटर पर माना हुआ है, यानी मिला जुला करके सेंटर पर प्लस क्यू आवेश है, इसके सेंटर पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक, फिर से मैं बात बताना चाहता हूं, मैंने क्या क्या बताया। हमने गॉस की परिमेय को सिद्ध करने के लिए एक बंद काल्पनिक पृष्ठ लिया और बंद काल्पनिक पृष्ठ का नाम ने क्या रखा, गोला, स्फीयर रखा। स्फीयर का सेंटर है O और रेडियस है R, पूरा क्षेत्रफल है A, छोटा सा क्षेत्रफल है dA और क्षेत्रफल सदिश राशि होती है, उसकी दिशा उसके पृष्ठ के परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, अब अगर यहाँ पे आवेश है और ये आवेश इससे कितना कोण बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं घन कोण। घन कोण बोलते हैं इसको, मैं लिख सकता हूँ डी ओमेगा। क्या लिख सकता हूँ, डी ओमेगा बना सकते हैं ना। अब दोस्तों ये छोटा सा जो एरिया है, ये जो छोटा सा एरिया है, इस छोटे से एरिया से पास होने वाला हम लोग क्या निकाल लेते हैं, फ्लक्स निकालते हैं। छोटे से एरिया से पास होने वाला फ्लक्स, पूरे एरिया से पास होने वाला फ्लक्स फाई होगा, छोटे से एरिया से पास करने वाला फ्लक्स छोटा सा फ्लक्स होगा, और छोटे से फ्लक्स को मैं लिखूंगा डी फाई ई। क्या लिखूंगा, फाई ई। फिर से बात समझना, फाई क्या है, पूरे एरिया से पास होने वाला फ्लक्स। जब भी छोटा वर्ड आए तो डी लगा देते हैं, छोटे से एरिया से पास करने वाला फ्लक्स डी फाई ई। तो डी फाई ई, अभी आपने फॉर्मूला देखा फाई ई का क्या होता है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो दोस्तों वेक्टर ई रहेगा, लेकिन एरिया का काम कौन कर रहा है, अपना छोटका डी ए कर रहा है, मतलब ये देखो ऐसे डी ए कर रहा है। ठीक, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्लस से दूर होता है, मतलब प्लस से दूर बोले तो ऐसे हो जाएगा, प्लस चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर, माइनस चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस माइनस की ओर, प्लस चार्ज है तो दूर, माइनस की ओर। याद हो गया ना ये। ई और डी ए दोनों दोस्तों एक ही दिशा में है, ई और डी ए दोनों एक ही दिशा में है, तो इनके बीच में जो एंगल बना कितना बना, 0 डिग्री बना। जब 0 डिग्री बनेगा तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1, तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए। मुझे क्या चाहिए, पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए। मुझे क्या चाहिए, पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स चाहिए। तो मैं क्या करूं, दोनों पक्षों का समाकलन कर दूं। दोनों पक्षों का समाकलन, कम मिल जाए ज्यादा चाहिए, समाकलन दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर। ये दोस्तों समाकलन मैंने लिखा, समाकलन करने पर, समाकलन करते, समाकलन डी फाई ई इक्वल टू समाकलन ई डी ए, समाकलन ई डी ए। दोस्तों जिस लेटर के साथ डी लगा होता है, ध्यान से सुना मेरी बात को, खोपड़ी में एकदम बैठा लेना प्यार से, जिस लेटर के साथ डी लगा होता है वही वेरिएबल होता है, जिस लेटर के साथ डी लगा होता है वही वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, फाई ई, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, डी ए। तो ई कांस्टेंट है, ई को बाहर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा समाकलन डी फाई ई इक्वल टू, ई कांस्टेंट है बाहर हो गया, बचा क्या, डी ए। दोस्तों डी फाई ई का समाकलन होता है फाई ई इक्वल टू ई, और डी ए का समाकलन हो गया ए, डी ए का समाकलन हो गया ए, फाई ई इक्वल टू ई ए। अब दोस्तों यहाँ पे ई कोई बिंदु आवेश है, दोस्तों मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, अगर कोई ये बिंदु आवेश है, इसके कारण दोस्तों यहाँ पर आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है के क्यू अपान आर स्क्वायर, और इस के को, इस मान के को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो मिला जुला के दोस्तों ये फार्मूला मैंने बताया था कि इस फार्मूले को भैया रट डालो, इस फार्मूले को रट डालो कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर, और के को बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जरूरत है, अब यहाँ पे दोस्तों ई की जरूरत है। कैसे मन में आएगा कि ये है बिंदु आवेश, ये है दोस्तों बिंदु आवेश, इस बिंदु आवेश से आर दूरी पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग लिखेंगे सिंस ई इक्वल टू फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये वैल्यू ला करके यहाँ पे रख दो, देखो क्या निकल के आता है, जो तुम चाहते हो ना वही निकल के आएगा।
1/4πε0 Q/r² इंटू ए क्या है? एरिया। और ये किसका एरिया? किसका एरिया? तुम्हारा हमारा नहीं, हमारा तुम्हारा एरिया नहीं, हमारे घर द्वार का एरिया नहीं, इस गोली पृष्ठ का एरिया। और गोले का एरिया याद है? गोली पृष्ठ का एरिया याद है? 4πr²। 4πr²। तो गोले का एरिया 4πr²। ये देखो r² 4π गए गए गए, बचा क्या? फाई इक्वल टू Q/ε0। फाई इक्वल टू Q/ε0। देख लो गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन कितना इजी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन में आपका डेरिवेशन आ गया। और सिंपल सा डेरिवेशन है भैया, कौनो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ज्यादा भेजा खराब करने की भी जरूरत नहीं है, प्यारा सा डेरिवेशन है, तैयार रखिएगा। रिस्क मत लीजिएगा कि हम लोग गॉस की प्रमेय को न तैयार करके रखें, रिस्क नहीं लेना भैया। इस पे रिस्क है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, कि रिस्क लेने से क्या जरूरत है, हम लोग तैयार करके ही रखते हैं ना गॉस की प्रमेय को, ठीक ना। तो ये दोस्तों हो गया बढ़िया, मजेदार, अच्छा था, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, एकदम प्यारा सा है डेरिवेशन, एकदम इजी तरीके से मैंने कराया है। यही फिगर बनाओ, कोई वर्ड मत लिखो, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना कि कोनो हम लोग इतिहास भूगोल पढ़ रहे हैं कि A to Z वर्ड लिखो। कि माना एक गोला जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, हमने गोला 5 पृष्ठीय क्षेत्र पर DA लिया, उसका पृष्ठीय क्षेत्र उसके लंबवत है। कौनो जरूरत नहीं भैया, मैं कह रहा हूँ कौनो जरूरत नहीं है, आप ऐसे बढ़िया से लिख दो, फिगर बना दो, सब कुछ दिखा दो, फिगर में ही सब कुछ वर्ड लिखते हो, एग्जामिनर आपका डेरिवेशन देखेगा, खुश हो जाएगा, मंद मंद मुस्कुरा करके आपको मुस्कुराते हुए नंबर देगा भैया, मुस्कुराते हुए नंबर देगा आपको, ठीक। अब दोस्तों आते हैं इसी के आगे 2-3 कदम और बढ़ाते हैं, वहां पे एक आध दो डेरिवेशन आपकी एग्जाम में आ जाता है। वो डेरिवेशन में पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, पहले डेरिवेशन क्या आता है और आपकी एग्जाम में कब आया है। दोस्तों आपके एग्जाम में 2013, 2018, 2015, 2017 तक आया हुआ है। और वो डेरिवेशन का नाम क्या है कि गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। गॉस की प्रमेय का हमने उल्लेख कर दिया, फाई इक्वल टू Q/ε0। अभी जो बोला था फाई इक्वल टू Q/ε0, जो वर्ड में बोला था यहाँ पे वर्ड लिख देना। केवल यही मत लिखना, वर्ड लिख सकते हो कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये वर्ड याद रखना। ये फिर पूछा हुआ है कि गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। गॉस प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और इसकी सहायता से क्या करना है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब बताओ दोस्तों, अपने को यहाँ से क्या मिल गया है, फाई इक्वल टू EA। अपने को ई का व्यंजक चाहिए, और ई का व्यंजक क्या होता है, यही होता है। ई का व्यंजक क्या होता है, यही होता है। अब ये कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ये कैसे निकाल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक अपने को निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये तो लाइन तो हो गई है आपकी, इसको मैं इरेज करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाल सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालने के लिए आपको क्या करना रहेगा, ये लाइन पहले नोट कर लिए होंगे, ये लाइन यहाँ तक नोट हो गया होगा आपका, ये डेरिवेशन पूरा हो गया। दूसरे वाले डेरिवेशन के लिए मतलब दोस्तों केवल आप एक ही तैयार करो, बाकी दूसरा अपने आप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, वही मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरा डेरिवेशन दोस्तों जो आपको पूछ रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ तक तो करना है, फाई इक्वल टू EA। फाई की जगह पे Q/ε0 E, और एरिया का फार्मूला क्या होता है 4πr²। अब इसको इधर भेजोगे बटे में हो जाएगा, तो E इक्वल टू 1/4πr² इंटू Q/ε0। इसी लाइन के दोस्तों 1/4πε0 साथ में लिखो, Q/r² इधर कर दो, यही आपको पूछ रहा है। मतलब दोस्तों देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि आपको करना क्या है कि गॉस की प्रमेय को पहले सिद्ध कर देना है। सिद्ध करने के बाद फिर यही चीज आपको यहाँ से यहाँ तक लिखते हुए यहाँ तक आना है। यहाँ के बाद 2 लाइन ये कर दोगे, आपको ये फार्मूला आ जाएगा, आपको ये फार्मूला आ जाएगा। बताओ भैया करो दुख तकलीफ हुआ क्या, कितना इजी तरीके से हुआ ना। और दोस्तों अभी एक क्वेश्चन और। अब हम लोग क्या है, पढ़े नहीं रहते, सोचते अरे यार ये कहाँ से आ गया, हमने ये तो पढ़ा ही नहीं था, हम लोग यही सोचते हैं। लेकिन और देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तो दोस्तों आपके एग्जाम में आया हुआ है। वह क्वेश्चन क्या है कि स्थैतिकी
वैद्युत में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए, मतलब ये चीज लिखिए, इसको वर्ड में लिखिए। वर्ड में लिखने के बाद आप कूलाम के नियम का निगमन कर दीजिए। और कूलाम के नियम का निगमन क्या है? कूलाम का नियम जानते हो ना, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान R स्क्वायर, ये होता है। Q नॉट अपान R स्क्वायर या Q1 Q2 अपान R स्क्वायर बोल दो। अब देखो दोस्तों, आप यहां तक तो निकाल लिए, यहां तक तो निकाल लिए। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए क्या कि ये वाला कूलाम के नियम का निगमन चाहिए। तो कूलाम के नियम का निगमन निकालने के लिए यहां तक तो करोगे ही, यहां से यहां तक तो ये जाओगे, ये आ जाओगे, फिर कह दोगे कि माना यहां पे कोई परीक्षण आवेश Q0 है, माना यहां पे कोई परीक्षण आवेश Q0 है, तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल निकाल लेना है। तो इस या फिर जैसे देखो, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पर ये आवेश है, तो आवेश तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ही। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस परीक्षण आवेश पर बल लगेगा। जैसे पिछले वाले में आया था कि हमने जो वैद्युत द्विध्रुव वाला बताया था कि वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत द्विध्रुव के आवेश -Q प्लस Q पर बल लगता है। सेम वैसे दोस्तों, इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश पर बल लगेगा, और बल का फार्मूला क्या आ जाएगा? F = Q0E, और हमने E निकाल के रखा है, सोचो यहां तक निकालना ही है, इसके बाद आगे F = Q0 और E की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, उसके जैसा बना दो। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान R स्क्वायर, और यही दोस्तों क्या है? कूलाम का नियम है। यही क्या है? कूलाम का नियम है। तो हमने दोस्तों एक डेरिवेशन से आपके तीन डेरिवेशन को बताया, और ऐसा नहीं इसको 3 डेरिवेशन मान लोगे, ऐसा भी नहीं 3 डेरिवेशन मान लोगे, इसको एक ही डेरिवेशन मानोगे, लेकिन दिमाग में रखे रहोगे कि अगर केवल गॉस की प्रमेय को प्रूफ करने को कहे तो यहां तक, अगर आपको ये कहे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो यही लाइन यहां से ये हो जाएगी। अगर आपको कहे कि कूलाम के नियम का सत्यापन कीजिए, तो यहां से फिर ये लाइन यहां तक आ जाओ। और तीनों क्वेश्चन आपके बारी बारी से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना? मजा आया ना? मेरा जहां तक लग रहा है दोस्तों, आपको मजा आ रहा होगा, आपको एकदम डर नहीं लग रहा होगा फिजिक्स से। जो अभी तक फिजिक्स से डर लगते हुए, जो डर लग रहा था आपको, जो आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे, सर कोई तो तरीका बताइए, कोई तो मेगा शॉर्ट वीडियो बनाइए, कोई तो ये करिए, कोई तो वो करिए, जो इसीलिए तो मैं आपको ये चीज़ चुना कि हाँ भाई चलो ठीक है, मैं ये विजय पथ सीरीज शुरू करता हूँ। और ऐसी सीरीज में हम लोग क्या करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सबको शामिल करेंगे, और ऐसे ऐसे चीज़ों को बताएंगे जिससे आप लोग पढ़ करके अपने एग्जाम में 60+ का स्कोर कर सकते हो। बाकी फेल होने का अगर जो भी थोड़ा बहुत खौफ अभी भी आ रहा होगा, वो खौफ दोस्तों बता रहा हूँ कि लगातार 15 दिन के बाद, 15 से 20 दिन के बाद दोस्तों, अगर आपके अंदर 15 से 20 दिन के बाद अगर आपके अंदर चेंजिंग नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में गाली भरना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बढ़िया बढ़िया गाली भर देना जो तुम्हारे मन में आएगा। लेकिन अगर ईमानदारी के साथ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ईमानदारी के साथ दोस्तों, 15 से 20 क्लास ले लो, या 15 से 20 दिन के अंदर देखना आपके अंदर कितनी चेंजिंग आएगी। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ, तन मन के साथ जितना बता रहा हूँ उतना दोहराते चलो। जो तरीका मैंने बताया था पहले वाले में, बाकी मैं स्ट्रेटजी भी बताता रहूँगा कि हाँ कैसे स्ट्रेटजी आपको बनानी है। बाकी जो पहला वीडियो जो बनाया हूँ कि हाँ, जब ये सीरीज जब स्टार्ट किया था, वो जो वीडियो बनाया है उसमें जाके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि मैंने क्या तरीका बताया है कि कब कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे रिवीजन करना है, कैसे कैसे टाइम देना है। वो अगर आप करते रहोगे, 15 से 20 दिन के अंदर फेल होने का डर दूर होने लगेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों रहा एक डेरिवेशन के थ्रू मैंने 3 डेरिवेशन आपको करा दिए, और अच्छा डेरिवेशन कराया जो आपको गॉस की प्रमेय दोस्तों सुन करके डर लगता था। गॉस की प्रमेय डेरिवेशन को सुन करके डर लगता था, वो डर हो गया होगा। चलो अगला दोस्तों आते हैं डेरिवेशन पे। अगला और महत्वपूर्ण डेरिवेशन पे आते हैं, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे आते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर दूं, इरेज कर देना भाई। चलो मैं इरेज करता हूं मैं।
तो ये प्यारा सा हमने क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, मतलब डेरिवेशन वाला, जो आपके एग्जाम में सीधे हूबहू ऐसे पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में कि रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है? रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है? गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों रेखीय आवेश घनत्व, रेखी मतलब होता है दोस्तों रेखा, रेखा मतलब होता है लाइन, जो दोस्तों किसी लंबाई पर आवेश वितरित हो, किसी लंबाई पर अगर आवेश वितरित है तो वहां पर बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। किसी एरिया पर आवेश वितरित है उसको बोलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर किसी आयतन में आवेश वितरित है उसे बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व। फिर से एक बार, लाइन पर है तो रेखीय आवेश घनत्व है, एरिया पर है पृष्ठीय आवेश घनत्व, वॉल्यूम में है, आयतन में है तो आयतन आवेश घनत्व होता है। दोस्तों केवल यहाँ पे फार्मूला याद कर लो, फार्मूला याद रहेगा और फार्मूला अपने आप याद रहेगा। रेखीय आवेश घनत्व का दोस्तों सिंबल होता है लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व का सिंबल होता है लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू होता है Q अपान L। Q अपान L क्यों हुआ? क्योंकि एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को, लंबाई पर है एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व है। दोस्तों जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q अपान E। एकांक एरिया पर या एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व है। जबकि दोस्तों आयतन आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? उसका सिंबल होता है रो, और रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? तुरंत जवाब दे रहे होगे आप Q अपान V। एकांक आयतन पर वितरित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक, गॉस की प्रमेय की सहायता से, अरे गॉस की प्रमेय भूल गए क्या? फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन 0 गुना होता है। किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन 0 गुना होता है। 5 बार बोल चुका हूं, अगर दोस्तों अब भी भूल जाओ तो बताओ मेरी क्या गलती है इसमें? 5 बार बोलने के बाद रटा करके तब भी तुम भूल जाओ तो मेरी गलती है क्या? नहीं ना। तो आपको दोस्तों मैं किसी लिए बार बार बोलता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा याद है ना? इक्वल टू F अपान Q। मात्रक याद है ना? क्या मात्रक? मैंने दो मात्रक बताया था, न्यूटन पर कूलम, R वोल्ट पर मीटर। देखो एक एक नंबर भी साथ साथ ले चल रहा हूं। वैद्युत फ्लक्स में 2 मात्रक बताया था, मात्रक से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उसका फार्मूला। और फार्मूला क्या बताया था? फाई इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A। ये फार्मूला याद करना है। अगर ये फार्मूला याद है तो मात्रक दोस्तों मुझे याद है, लेकिन आप मत मात्रक, अगर आपको याद हो जाना बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो पाए लेकिन ये फार्मूला जरूर याद रखो। मात्र 2 मात्रक मैंने बताया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, R वोल्ट मीटर, R वोल्ट मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक ना? अब व्यंजक प्राप्त करना है भैया। अच्छा, ई में मैंने एक और फार्मूला बताया था, इक्वल टू Q अपान R स्क्वायर या 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। और इस फार्मूले में इस एप्सिलॉन नॉट का यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट मैंने क्या बताया? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सोचो एक एक नंबर के कितने क्वेश्चन साथ साथ ले चल रहा हूं, तभी मेरी वीडियो ड्यूरेशन जो टाइम ज्यादा हो जा रहा है। अगर नहीं तो कम टाइम में अगर मैं कंटेंट देता तो ये सब मैं चाह रहा हूँ ना कि आपको एक एक नंबर के साथ लेते चलूँ, ताकि जब एक नंबर का कराऊं तो खटाखट आप लोग जवाब दो। आप लोग दोस्तों खटाखट जवाब दोगे, आपको लगेगा देखो यही सब दोस्तों क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक नंबर में। ठीक, लेकिन अपना मेन काम था कुछ और करने का, लेकिन मैंने पूरा सब कुछ बता दिया आपको ताकि आपको लगे कि हाँ ये सब चीजें आपकी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो लेकिन ये अपने काम का था, लेकिन मैंने ये एक्स्ट्रा बताया, ये एक्स्ट्रा बताया, ये एक्स्ट्रा बताया, ये एक्स्ट्रा बताया, सब कुछ एक्स्ट्रा बताया आपको। सिर्फ मुझे क्या पूछा हुआ था ये। अब ये दोस्तों आप यहाँ से इस फार्मूले से ये रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा हो गई कि एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। ठीक, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के, दोस्तों ये एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई का तार है। अनंत लंबाई के तार एक समान रूप से आवेशित है, मतलब जिसको आवेश है वह एक समान रूप से इसमें क्या है? वितरित है, फैला हुआ है। अब दोस्तों इसके कारण अपने को क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है
और हेल्प लेना है। किसका हेल्प लेना है? हेल्प लेना है किसका लेना है? गॉस की प्रमेय का। गॉस की प्रमेय का। तो गॉस की प्रमेय क्या कहता है कि बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बंद काल्पनिक पृष्ठ, गॉस की प्रमेय में आ रहा है बंद काल्पनिक पृष्ठ। मतलब हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे? कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करेंगे। क्या करेंगे? बंद काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करेंगे। आओ कल्पना करते हैं दोस्तों। इसकी चारों तरफ जो हम लोग कल्पना करके बंद काल्पनिक पृष्ठ बनाएंगे वह क्या बनाते हैं? मान लो यहाँ पे अपने को क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों निकालने के लिए हम लोग कल्पना करते हैं क्या? एक कोई काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ। देखो कैसे? ये देखो ये जो दोस्तों मैं ये जो दोस्तों बना रहा हूँ ये क्या है? बंद काल्पनिक पृष्ठ है। और पृष्ठ कैसा है? बेलनाकार है। ये पृष्ठ दोस्तों कैसा है? बेलनाकार है। ये देखो ये हमने जो बना दिया ये बेलनाकार पृष्ठ बना दिया। अब दोस्तों जो बेलनाकार पृष्ठ बना हुआ है, अब गॉस की प्रमेय लगाना है और प्रमेय लगा करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको निकाल के लाके रख देना है। ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे जो बना हुआ है इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि जो हमने बेलनाकार पृष्ठ बनाया हुआ है वह कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। मान चलो कि पूरा बेलन बना हुआ है, पूरा ऐसे बेलन बना हुआ है। इसके दोस्तों 3 पृष्ठ, एक ये वाला पृष्ठ हो गया, एक ये वाला पृष्ठ हो गया 2, और ये सामने वाला ऐसे। ठीक। एक ये ऊपर वाला सर्कल, एक नीचे वाला सर्कल और एक ये वाला। ठीक ना? 3 पृष्ठ हैं। इसका एरिया परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, इसका एरिया परपेंडिकुलर नीचे की ओर, इसका एरिया आपके मुंह की साइड। फिर से एक बार, इसका एरिया ऊपर की तरफ, इसका वाला एरिया ऐसे नीचे की तरफ, इस वाले का सरफेस का एरिया आपके मुंह के साइड। ठीक ना? बस इतनी सी बात आपको समझना था। इतनी बात दोस्तों अगर समझ गए आप एकदम आसानी से समझ गए। तो मैंने ये वाला लिया एरिया, इसका अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया, ये इतना अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल। अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल का सिंबल क्या हो जाएगा? DA हो जाएगा। इसका मैंने छोटा सा एरिया लिया, छोटे से एरिया को क्या बोलेंगे? अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल। अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल का सिंबल DA इधर हो गया। इसका मैंने छोटा सा एरिया लिया, उसको क्या बोलेंगे? अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल का सिंबल क्या हो गया? DA हो गया। प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र दोस्तों प्लस से बोल दो, प्लस से दूर होता है। प्लस से दूर देखो ये आएगा, प्लस से दूर इधर आएगा, प्लस से दूर इधर भी ले जा सकते हो, प्लस से दूर रहमान इधर भी ले जा सकते हो। अब बताओ एरिया इधर, वैद्युत क्षेत्र इधर, दोनों के बीच दोस्तों कोण कितना बनेगा? तो कहोगे सर 0 डिग्री बनेगा। यहाँ पे एरिया ऊपर, वैद्युत क्षेत्र इधर। एरिया दोस्तों ऊपर है, वैद्युत क्षेत्र इधर है। बताओ यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? तो कहोगे सर 90 डिग्री। यहाँ पे देखो एरिया है नीचे, वैद्युत क्षेत्र है इधर। एरिया है नीचे, वैद्युत क्षेत्र इधर। बताओ यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा? तो कहोगे सर यहाँ पे एंगल भी 90 डिग्री ही बनेगा। 90 डिग्री बनेगा ना? एकदम बढ़िया। अब दोस्तों छोटे से यहाँ से, छोटे से यहाँ से, छोटे से यहाँ से, तो इसका छोटा, इसका छोटा, इसका छोटा, तो वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि है। जो अदिश राशियां होती हैं उसको आप सिंपल मेथड से, सिंपल तरीके से जोड़ सकते हो। जितनी अदिश राशियां होती हैं उसको आप सिंपल मेथड से, सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हो। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तीनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो मान लो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? d∅1 है। इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? d∅2 है। d∅2 है। इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? d∅3 है। और ये टोटल जो जड़ के आएगा उसको मैंने क्या लिखा? d∅e लिखा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आया यानी इसका प्लस कुछ इसका, कुछ इसका, कुछ इसका, तीनों को मैंने क्या लिखा? d∅e। और ये कितना है? d∅1 है। ये कितना है? d∅2 है। ये कितना है? d∅3 है। अभी आपने देखा फाई का दोस्तों फॉर्मूला आपने क्या देखा था? वेक्टर E डॉट वेक्टर A। तो यहाँ पे E का काम तो E कर रहा है, लेकिन A का काम DA कर रहा है। A का काम क्या कर रहा है? DA कर रहा है। तो यहाँ पे जब 1 लिखोगे तो वेक्टर E डॉट वेक्टर DA1 लिख सकते हो, प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हो? वेक्टर E डॉट वेक्टर DA2 लिख सकते हो। यहाँ पे फाई वेक्टर E डॉट वेक्टर DA3 लिख सकते हो। यहाँ पे देखो इनके बीच में एंगल कितना है? E और DA के बीच में एंगल कितना है? तो आप कहोगे 90 डिग्री। तो हो जाएगा यहाँ पे EDA cos 90 डिग्री, D1 लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे कितना एंगल है? तुरंत कहोगे अरे सर यहाँ पे तो 0 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री है। तो EDA cos 0 डिग्री,
DA2 ले रहा हूँ। यहाँ पे DA3 cos 90 डिग्री, देख लो cos 90 डिग्री। D फाई चलता रहेगा, EDA, अच्छा cos 90 वैल्यू 0, ये दोस्तों cos 90 वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। cos 0 की वैल्यू 1 तो हो जाएगा आपको EDA2 मिल जाएगा। cos 90 वैल्यू 0 तो ये पूरा 0 मिल जाएगा। और DA2 ये ले लो, एरिया ले लो, तो आपको दोस्तों मिला D फाई E, तो यहाँ पे D फाई E इक्वल टू मिला EDA। अब क्या करा, अब क्या मिला, छोटा 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 मिल गया, लेकिन अपने को छोटा या थोड़ा या कम, छोटा या थोड़ा या कम अपने को पसंद ही नहीं है। अपने को छोटा थोड़ा कम लेस पसंद ही नहीं है, ज़्यादा भैया चाहिए, ज़्यादा चाहिए। और ज़्यादा चाहने के लिए क्या करते हैं अपन, समाकलन करते हैं। क्या करते हैं अपन, समाकलन करते हैं। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो समाकलन का चिन्ह देखो, ये क्या है, वो समाकलन का चिन्ह है, डस लेता है जो ना ये, ठीक है। तो D फाई E इक्वल टू इंटीग्रेशन EDA, तो फाई E का फाई E हो जाएगा, E बाहर हो जाएगा, बचा क्या DA, तो फाई E इक्वल टू E और DA का A, ठीक है ना। मजा आया अगले में, चलो भाई बड़ी बढ़िया मजा आया। अपने चाहिए क्या दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E चाहिए। लगाओ गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय की सहायता से या गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, और गॉस की प्रमेय तो जब याद हो गया होगा, इतनी बार बताया हूं इस क्लास में कि याद हो गया होगा कि गॉस की प्रमेय क्या है कि फाई E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई E जब यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E और A बोले तो इस बेलन का वक्रपृष्ठ, और बेलन का दोस्तों वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई RH होता है। तो H की जगह पे हमने L लिखा। L क्या है, इसकी यहां से यहां तक लेंथ है, इसकी यहां से यहां तक क्या है, लेंथ है, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखो लैम्डा इक्वल टू अगर Q अपान L है, अगर लैम्डा इक्वल टू Q अपान L है तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बोलोगे लैम्डा L। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा L। वही चीज यहाँ पे लिखो, Q की जगह पे लैम्डा L अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL। L से कैंसिल हो गया, बगल में यहाँ पे लिख देना कि लैम्डा इक्वल टू होता है Q अपान L, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा L। तो यहाँ दोस्तों E इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, E इक्वल टू 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान R। ये दोस्तों फार्मूला निकल के आया, 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान R। इसी को दोस्तों लोग 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाते हैं। जब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना देंगे तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान R, ये फार्मूला आ गया। और ये दोस्तों फार्मूला आपके लिए है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो करा ही रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करा ही रहा हूँ, और उसमें भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। मजा आया इस चीज करने में। इसी के दोस्तों, इसी के जैसा एक इसका और जुड़वा भाई है, इसी के जैसा इसका एक जुड़वा भाई है, या तो ये एग्जाम में आता है या तो इसका जुड़वा भाई एग्जाम में आ जाता है, या तो ये आ जाता है या तो इसका जुड़वा भाई एग्जाम में आ जाता है। तो उसके जुड़वा भाई को भी हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं, उसको भी कर ही लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं, उसको भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के अंतर्गत ही रखते हैं, ठीक ना। तो आज का ये तीसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैं कराने जा रहा हूँ, और वो क्या है उसको दोस्तों मैं पढ़ दे रहा हूँ, केवल लिखने नहीं जा रहा हूँ, और पढ़ करके आपको मैं वो काम करा रहा हूँ, और ये केवल बोल दे रहा हूँ। देखो क्या है वो दोस्तों जो है वो क्या है कि गॉस प्रमेय लिखिए। गॉस प्रमेय आपको लिखने आ गया, गॉस प्रमेय लिखिए। एक समान आवेशित अचालक समतल प्लेट के कारण, एक समान आवेशित अचालक समतल प्लेट के कारण उसके निकट स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिस तरीके से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से जो मैंने पढ़ा वो भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो मैं साइड हो गया हूँ, इसको बढ़िया तरीके से आप नोट कर लीजिए। और हमारी वीडियो 40 मिनट की होने वाली है, चलो भाई कोई बात नहीं है, 3 डेरिवेशन होगा, लेकिन इसमें भले से 1 घंटे लग जाए, पूरा कराएंगे इसमें 5। रीच करें भाई इसको, चलो भाई रीच करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब डेरिवेशन आपको मजा आ रहे होंगे, कोई डर नहीं लग रहा होगा। बस दोस्तों डर नहीं लगना चाहिए, ठीक ना। और मैं डर लगने भी नहीं दूंगा, कुछ कर रहा हूँ इस तरीके से आपको बताऊं ताकि डर नाम की चीज है वो चीज आपको न लगे।
तो दोस्तों अब की बार जो कह रहा है कि गॉस की प्रमेय लिखिए। गॉस की प्रमेय तो आप लिख लोगे, क्या लिखोगे, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। वर्ड में क्या बोलोगे कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। जितनी बार मैं बोला करूं मेरे साथ साथ दोहराया करो, जहां बैठे रहा करो, ताकि लगा करे ना कि हाँ याद कर रहे हैं, साथ साथ याद कर रहे भैया। ये अपना जो क्लास चल रहा है गोल्डन टाइम का क्लास चल रहा है। और ऐसे क्लास को दोस्तों जितना देर तक मैं जितना मेहनत के साथ, जितने जुनून के साथ, जितने जज्बात के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ, उतने जज्बात और जुनून के साथ आपको पढ़ना है, क्योंकि परीक्षा आपको देना है, ना कि परीक्षा हमें देना है। हम फ्री में आपको इतने जज्बात के साथ पढ़ा रहे हैं, तो आपको पेपर देना है, तो आपके अंदर और खून खौलना चाहिए, आपका जज्बात और ज़्यादा होना चाहिए, है कि नहीं, होना चाहिए। चलो तो दोस्तों जो तीसरा वाला है कि गॉस की प्रमेय लिखिए। गॉस की प्रमेय आपने लिख लिया। एक समान आवेशित अचालक समतल प्लेट, अचालक है दोस्तों, जो दोस्तों चालक होता है, जब चालक को आवेश देते हैं वह उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, जबकि अचालक को आवेश देने पर उसके अंदर ही रहता है। चलो इतनी बात समझ में आया। हमने ये बनाया कोई अचालक समतल प्लेट, देखो ये ऐसे मैंने बनाया अचालक समतल प्लेट। ये क्या है, मैं यहां पर लिख दूं अचालक समतल प्लेट है। ये क्या है, अचालक समतल प्लेट है। जो अचालक वर्ड होता है, अचालक को अगर आप आवेश देते हो, वह उसके अंदर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक। अब इसके निकट दोस्तों यहां से मान लो स्मॉल आर दूरी यहां पर है, इस स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु है P, और इसी P पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए हम लोग किसकी सहायता लेंगे, गॉस भैया की। और गॉस भैया ने कहा था कि बंद काल्पनिक पृष्ठ होना चाहिए, क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस होना चाहिए। तो क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस, यहां पर भी दोस्तों हम लोग क्या लेंगे, बेलन ही लेंगे, सिलेंडर ही लेंगे। और सिलेंडर लेंगे तो सिलेंडर जब लेंगे, देखो ये सिलेंडर मैं बना रहा हूं, ये देखो जरा देखो, या ठीक है। और यहाँ भी ऐसे करते करते मैं बना, तो ये देखो या। अब इसको ऐसे ऐसे मिला दो, तो ये अपना क्या बन गया, इमेजिनरी सिलेंडर बन गया, काल्पनिक सिलेंडर बन गया ये। ठीक है ना भैया, काल्पनिक सिलेंडर बन गया। जैसे अभी मैंने कॉपी को मोड़ करके 3 सरफेस बनाया था, ऐसे भी 3 सरफेस। इसमें से दोस्तों इसका छोटा सा एरिया अल्पांश, इसको क्या बोलेंगे, अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल, और सिंबल क्या हो जाएगा, DA। ठीक है, तो DA1 लिख दो। इसका अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो ये इस वाले का मतलब बोले तो ये वाला हो गया। अब इसका अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे यहाँ पे दिखाओ चाहे यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे दिखाओगे ए, यहाँ पर जाएगा DA2 लिख दो। और इस वाले का अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों इधर आएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मान लो इधर कहीं है, ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा DA3 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये दिख रहा है कि दिख रहा है, एक बार देख लो जरा, दिख तो रहा होगा एकदम बढ़िया तरीके से DA3, लेकिन अंदर जब मैं हाथ किया होगा समझ गए होगे कि हाँ इधर सर दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर, प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर। ठीक है, यहाँ प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा, तो इधर भी प्लस से दूर, यहाँ प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एरिया और ई के बीच में एंगल कितना बना, देख के बताओगे सर, 0 डिग्री। यहाँ पे एरिया है इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना बना है, तुरंत बोलोगे आप सर 0 डिग्री है। इसमें देखो एरिया है नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ, एंगल कितना बना, यहाँ पे बना 90 डिग्री। कितना बना, 90 डिग्री बना। इस वाले पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स पास किया, इसको मान लो d∅1, इससे कितना पास किया d∅2, इससे कितना पास किया d∅3। वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसलिए तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तीनों को दोस्तों ऐड कर देंगे, तो तीनों को जब ऐड करेंगे यानी हम लोग क्या करेंगे, d∅1 प्लस d∅2 प्लस d∅3, तीनों को ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर पाए, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। और ये तीनों का सम कितना हुआ, इसको मैं बोलूंगा d∅e हुआ। तीनों का सम कितना हुआ, d∅e हुआ। अब दोस्तों यहां से d∅e इक्वल टू
पहले वाले के बीच में एरिया और ई के बीच में कितना एंगल बना है 0 डिग्री। तो ई वेक्टर ई डॉट डी ए पर एक बार लिख दो DA1 प्लस वेक्टर ई डॉट वेक्टर DA2 लिख दो प्लस वेक्टर ई डॉट वेक्टर DA3 लिख दो। ऐसे लिख दो डी फाई ई इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे ई डी ए के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। तो EDA1 cos 0 डिग्री प्लस EDA2 cos 90 डिग्री प्लस EDA3 cos 0 डिग्री cos 0 की वैल्यू 1। तो क्या मिला आपको डी फाई इक्वल टू EDA1 प्लस ये 0 90 हो गया 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0 की वैल्यू 1 तो EDA3। मैंने दोस्तों समझने के लिए केवल एरिया को अलग अलग लिखा, बाकी सबका एरिया सबका ये वाला जो एरिया है वही एरिया यहाँ का भी होगा, वही एरिया यहाँ की भी होगा, सबका एरिया सेम है, सब जगह ए लिख दो। जब ए लिखेंगे तो डी फाई ई इक्वल टू EDA प्लस EDA। तो डी फाई ई इक्वल टू 2EDA। ठीक है, अब क्या कर दे इंटीग्रेशन कर दे। जब इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2EDA। डी फाई ई का इंटीग्रेशन फाई ई 2E कांस्टेंट पद बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन DA। तो फाई ई इक्वल टू 2E और DA का A। फाई ई की जगह पे गॉस की प्रमेय से अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम अपने से क्या कहता है कि फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई के प्लेस पर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA। सिंस दोस्तों ये बगल में मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर तो भी एक लाइन और क्या है, चलो यहाँ लिख दो अपने ए। मैं कहाँ कर दूँ यहाँ कर देता हूँ। हम लोग दोस्तों यहाँ पे एरिया पर है, जब एरिया पर होता है उसको बोलते हैं हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ए। तो क्यू के प्लेस पर सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA। ए बेचारा कट गया तो इक्वल टू क्या मिल गया, इक्वल टू मिल गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इक्वल टू आपको क्या मिल गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। और देखो मैंने कुछ वर्ड लिखवाया है, कोई वर्ड नहीं यार, कोई वर्ड नहीं, क्या जरूरत है वर्ड लिखने का, सब फिगर आपका बयां कर रहा है। फिगर दोस्तों सब कुछ फिगर आपने बढ़िया तरीके से बना दिया है, सब कुछ फिगर में है, वर्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस बढ़िया तरीके से डेरिवेशन कर दीजिए। आपको जितना नंबर का रहेगा पूरा नंबर एग्जामिनर मुस्कुराते मुस्कुराते देगा। और फिजिक्स को इतिहास बना दोगे प्रेम कथा लिख करके तो पता चला कि एग्जामिनर का मूड खसकेगा ना, तो वहां पर ना आपको टाइम नहीं मिल पाएगा दोस्तों। अगर आप इतना पूरा थ्योरी लिखने लगोगे, डेरिवेशन करोगे, सब कुछ करोगे तो आपको टाइम गलत हो जाएगा और वहाँ पे आप पूरा डेरिवेशन अच्छे से पता नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसे करो ना, ऐसे करने में क्या आपको हर्ज है, क्या दिक्कत परेशानी आ रही है आपको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, मजा ही मजा है ना, मजे ही मजे हैं इधर, तो मजे लेते हैं दोस्तों ऐसे। ठीक, तो यहाँ तक दोस्तों ये रहा डेरिवेशन। और इसका एक डेरिवेशन और है। अभी दोस्तों गॉस की प्रमेय पे 2 डेरिवेशन है। देखिए 2 डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन आप स्किप कर सकते हो, एक डेरिवेशन आप एकदम छोड़ सकते हो, और डेरिवेशन छोड़ सकते हो कि कोई गोली आचालक हो, गोली आचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके एग्जाम में एक बार नहीं आया है। तो आपको गोली चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भैया आपके एग्जाम में बहुत बार आया है। इसको एक और कर लेते हैं, उसके बाद हम जो अपना कितना डेरिवेशन हो जाएगा, ये तीसरा के बाद चौथा, 4 5 जो भी होगा, मतलब ये वीडियो का लास्ट हो जाएगा। तो टोटल मिला जुला करके अपने 8-9 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जो कि अपने यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो जाएंगे। 14 यूनिट है, यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो जाएंगे, जो मुझे एक वीडियो बनाना था 2 वीडियो बना दिया मैंने, आपके लिए अच्छा हुआ। अगर एक की जगह पे 2 वीडियो मिल गई तो आपके लिए अच्छा ही हुआ ना, तो क्या बात है। इरेज करते हैं भैया इसको इरेज करते हैं। और आगे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है और एग्जाम में कब कब आया है, ठीक ना। अब इसको जाकर के आप PYQ से मिलाओगे ना तो आपको मिलेगा भैया, ठीक है। PYQ में ऐसे किससे क्वेश्चन दोस्तों आए हैं और घुमा फिरा के आए हैं। तो अगला दोस्तों क्वेश्चन है जो वह क्या है
कि स्थिर वैद्युत स्थितिकी का गॉस प्रमेय लिखिए। गॉस प्रमेय आपको एकदम याद हो गया है, एकदम जुबान पे है दोस्तों, जुबान पे। इसकी सहायता से एक समान आवेशित पतले गोली कोष के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों केवल एक जगह पूछा हुआ है कि स्थिर वैद्युतिकी में जो गॉस की प्रमेय उसको लिख दीजिए और कोई गोली कोष है, गोली कोष के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर दीजिए। हम लोग केवल एक जगह नहीं दोस्तों, तीनों जगह निकालेंगे, यानी गोली कोष के बाहर भी, गोली कोष के पृष्ठ पर भी और गोली कोष के अंदर भी। भैया अंदर की बात भी करेंगे हम लोग, ठीक। अच्छा, और देखो यही क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, एक समान आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु कोष के बाहर, पृष्ठ पर तथा भीतर स्थित हो। जो अभी मैंने बोला कि हम लोग तीनों बात निकालेंगे ना, तीनों बात करेंगे, वही तीनों बात का क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक समान गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कहाँ कहाँ निकालिए, कोष के बाहर, कोष के पृष्ठ पर और कोष के अंदर, ठीक। यही क्वेश्चन। फिर दोस्तों यही क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी आवेशित गोली कोष के बाहर गोली कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है तथा कोष के बाहर बिंदुओं के लिए आवेशित कोष के केंद्र पर बिंदुवत आवेश की तरह व्यवहार करती है। दोस्तों यही क्वेश्चन 3 बार और 3 लैंग्वेज में करके पूछा हुआ है। तो लैंग्वेज आप पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए, लैंग्वेज आप पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए। अगर नहीं लैंग्वेज पकड़ पाए हो तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चंस का फोटो खिंचवा करके यहाँ पे आपको लगवा दूंगा ताकि आपको ये पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक ना। तो मैं वर्ड आपको लिखवा दूंगा ताकि वर्ड से आपको क्वेश्चन जो मैं डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ उस डेरिवेशन का मतलब समझ में आए। नहीं तो सुन लेते हो और सुनने के बाद वो डेरिवेशन आपको उड़ जाता है। तो मैं इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगवा दूंगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ ऐसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था, यानी क्वेश्चन मैं लगवा दूंगा ताकि तब पता चलेगा डेरिवेशन मैं क्या डेरिवेशन करवा रहा हूँ, ठीक ना। चलो भाई, तो अब दोस्तों 3 बार मतलब एक ही क्वेश्चन को 3 बार तरीके से पूछा हुआ है। अब कई बार एग्जाम में आया भैया, मेरी तरफ से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो आज की क्लास में मैंने 4 डेरिवेशन करवाया, चारों में से 4 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भैया मेरी तरफ से। मैं अब अगर मुझे रहे कि भैया चारों में से कौन सा इंपॉर्टेंट बताना चाहोगे, मैं कहूँगा चारों में से चारों यार, एक भी मत छोड़ो, चारों में से चारों इंपॉर्टेंट है। इसमें से चारों में से किसी को रिस्क मत लो, ठीक है। बाकी नसीब तकदीर सही ना रहे, बात अलग है कि इस पर भयंकर न्यूमेरिकल आ जाए, बाकी न्यूमेरिकल को भी छोड़ेंगे नहीं। न्यूमेरिकल भी अच्छे क्वालिटी के न्यूमेरिकल लेकर आएंगे चैप्टर 1 के, ठीक है, जो आपके PYQ में आए हुए न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। चलो तो फिलहाल हम लोग डेरिवेशन पे आते हैं और लास्ट डेरिवेशन है आज का। और डेरिवेशन क्या है कि हमारा कोई गोली कोष हो या गोली चालक हो, ठीक है, गोली कोष बोलो या गोली चालक बोलो, ठीक है ना। गोली कोष, हालांकि यहाँ पे जो तीनों बार लिखा हुआ है एक समान पतले गोली कोष, यहाँ भी गोली कोष और गोली कोष ही बोला है, बाकी गोली चालक भी बोल सकता है और गोली खोखला गोला बोल सकता है। खोखला गोला दोस्तों तीनों नाम, कभी कभी नाम फेर हो जाता है और हम लोग वहाँ घबरा जाते हैं। नाम फेर हो जाने से हम लोग घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है मेरे दोस्त। चाहे आपको गोली कोष मिले, चाहे आपको इस वाला जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, चाहे आपको गोली कोष, जहाँ तक कि यहाँ पे हर जगह गोली कोष ही लिखा है, गोली कोष मिले या फिर आपको गोलीय चालक मिले, गोलीय चालक मिले, गोलीय चालक मिले या फिर आपको क्या मिले, खोखला गोला मिले, खोखला गोला मिले, तीनों बात मेरे दोस्त एक ही है। तीनों बात क्या है, एक ही है। जबकि अगर आपको कहे गोली अचालक, गोलीय अचालक, ये बात दोस्तों अलग है। गोली अचालक, और इस पर मैं रिस्क ले रहा हूँ, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में आया हुआ नहीं दिख रहा है, बाकी रिस्क ले रहे हैं, बाकी इसको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक ना। ये गोली अचालक को छोड़ दे रहे हैं, बाकी गोली कोष, गोली चालक, खोखला गोला, तीनों बात एक ही है और तीनों का एक ही मान के करते हैं। ऐसा नहीं कि खोखला गोला कर दोगे दूसरा करना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तीनों बात एक ही। बाकी दोस्तों गोली अचालक में थोड़ा सा समय दे दूंगा, बता दूंगा देखो ऐसे ऐसे उसमें भी होता है, ऐसे ऐसे उसमें भी होता है, ये बताऊंगा मैं, ठीक है। ताकि अगर 22 दफे ये आ जाए, ये छोड़ करके ये आ जाए, तब भी आपके अंदर करने की शक्ति रहे कि कर सको, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब तो शुरू करते भैया, और इसको रहने दे, क्या लिखा हुआ है, इरेज करते, इरेज कर देता हूँ मैं ये, इसको गोली अचालक थोड़ा जगह मिल जाएगी, ठीक। ये देखो मैंने बनाया, ये दोस्तों मैंने बनाया कोई गोली कोष है। ये क्या है, कोई गोली कोष है। गोली कोष को या गोली चालक को या खोखले गोले को जब आवेश दिया जाएगा, वह आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से दोस्तों क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, एक समान रूप से फैल जाएगा। हमने मान लिया दोस्तों इस गोली कोष या गोली चालक या खोखला गोला का जो केंद्र है
वह केंद्र है O और इसका जो रेडियस है वह है कैपिटल R। ठीक है। अब इस गोली कोष या गोली चालक या खोखले गोले, अब तीनों में से एक ही नाम बोलूंगा, कई बार नाम बोल चुका हूं तीनों बार, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग 3 जगहों पर निकाल सकते हैं। और 3 जगह कौन कौन सा है? पहला है इस गोली कोष के बाहर, दूसरा है इस गोली कोष के पृष्ठ पर, और तीसरा है इस गोली कोष के अंदर। गोली कोष के बाहर, गोली कोष के पृष्ठ पर, तीसरा गोली कोष के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बाहर, यहाँ पे कोई बिंदु है P, यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर निकालने के लिए भैया हमको सहायता लेनी पड़ेगी। हमको क्या लेनी पड़ेगी? सहायता लेनी पड़ेगी। और किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? गॉस भैया की सहायता लेंगे। और सहायता में क्या लेना है कि उनकी सहायता ये लेना है कि हम इसके चारों तरफ कोई गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। और गॉसियन पृष्ठ जो यहाँ बनाएंगे, कोई गोला बनाएंगे। और गोला क्यों बनाते हैं? ताकि ये जिसके कारण हम लोग निकालते हैं वो चीज इसके अंदर आ जाए। वो चीज कहाँ जाए दोस्तों? इसके अंदर आ जाए। ये देखिए हमने गॉसियन गोली पृष्ठ बना दिया। क्या बना दिया? ये गॉसियन स्फेरिकल सरफेस बना दिया। ठीक। अब जो हमने बनाया उस पे पहले हम लोग क्या लेंगे? छोटा सा एरिया। और छोटा सा जो एरिया लिए हैं उसको हम लोग बोलते हैं अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कैसी राशि है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसमें डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन होता है इसके परपेंडिकुलर DA वेक्टर। और प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? प्लस से दूर इधर हो जाएगा, यानी E और DA दोनों एक ही दिशा में है। अगर दोस्तों दोनों एक ही दिशा में हैं तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा मेरे लाल? 0 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। तो अब इस छोटे से पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो भी छोटा ही होगा। इस छोटे से जो सरफेस है, इस छोटे से सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा वो भी क्या होगा? छोटा ही होगा, स्मॉल ही होगा। और उसको मैं लिखूंगा d फाई ई। क्या लिखूं मैं? d फाई ई। तो d फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर E डॉट वेक्टर A, और A का काम कौन कर रहा है? DA वेक्टर। तो d फाई ई इक्वल टू E DA cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1। तो d फाई ई इक्वल टू E DA। अब मैं क्या करूंगा? दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन कर दूंगा, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। जब दोस्तों समाकलन करेंगे, समाकलन d फाई ई इक्वल टू समाकलन E DA। तो d फाई ई का समाकलन फाई ई, और E कांस्टेंट पर बाहर हो जाएगा, समाकलन DA। तो फाई ई इक्वल टू E और DA का A। इतना चीज दोस्तों कई बार देखते आ गए हो ना, कई बार देखते आ गए हो, मजा आ गया होगा। यहाँ पे दोस्तों फाई ई की जगह पे गॉस थ्योरम लगाते हैं। गॉस की प्रमेय से फाई ई जगह पे Q अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू A, एक जगह पे 4 पाई R स्क्वायर। भैया यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मतलब ये बड़े वाले गोले का जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है उसका रेडियस हमने क्या माना? स्मॉल r। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ये हो जाएगा। जो दोस्तों पहला मैंने पढ़ा हुआ था, फिर से पढ़ रहा हूँ कि एक वैद्युत स्थितिकी का गॉस प्रमेय लिखिए। गॉस की प्रमेय आपने लिख दिया। इसकी सहायता से एक समान आवेशित पतले गोली कोष के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बस इतना ही करना था मेरे भाई, इतना ही करना था, और नंबर हलोर लेना था। इतना ही करके नंबर हलोर लेना था। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या करना है? इसके पृष्ठ पर आ जाओ। अरे जब पृष्ठ पे आओगे ना, कौनो ज्यादा चेंजिंग नहीं है। अरे कौनो ज्यादा चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग कहाँ है तब? बस ये जो स्मॉल r है यहाँ पे कैपिटल R हो जाएगा। जब दोस्तों हम लोग पृष्ठ पर आएंगे, पृष्ठ पर, अभी ये सब क्या था? पृष्ठ के बाहर था। यहाँ पे मैं लिख दूं क्या? ये पृष्ठ के बाहर है, ये पृष्ठ के बाहर की बात हो रही है। ये पृष्ठ के बाहर था। अब मैं कहाँ पे आ गया? पृष्ठ पर। पृष्ठ पर आऊंगा तो E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कैपिटल R स्क्वायर। Q अपान कैपिटल R स्क्वायर। जबकि दोस्तों अंदर आ जाएंगे तो अंदर, पृष्ठ के अंदर की बात करेंगे। अंदर भैया कोनो चार्ज ही नहीं है। जब अंदर कोनो चार्ज ही नहीं है तो क्यों 0 रखोगे? क्यों 0 रखने से E क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
क्यों जीरो रखने से ई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब दोस्तों इसका ग्राफ बना दोगे ना, ग्राफ बना दोगे ना तो एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा। अगर इसका ग्राफ बना दिए ना एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ग्राफ पूछा उछा नहीं है कहूँ, लेकिन बना दोगे ना एग्जामिनर खुश। और ग्राफ क्या बनाओगे, देखो कैसे बनाओगे, देखो भैया ये था अपना कोई गोली कोस या गोली चालक या कोनो खोखला गोला, कोनो खोखला गोला, ठीक है। अब एक लाइन ऐसे बना दो और एक लाइन ऐसे बना दो, एक लाइन ऐसे बना दो, एक लाइन ऐसे बना दो, और यहाँ पे दिखाओ कि ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, और यहाँ पे है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों आपने देखा कि अंदर यहाँ से यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, जीरो है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो है, मतलब यहीं पर रहेगा। लेकिन जब पृष्ठ पर आओगे, ये है पृष्ठ पर मैक्सिमम होता है, यहाँ पे ये क्या है, मैक्सिमम है। और उसके बाद बाहर आर बढ़ेगा तो ई घटेगा। देख लो, आर बढ़ेगा तो ई घटेगा, तो इसका मतलब कि आर बढ़ने से ई घटेगा। अभी ई यहाँ पर तक है, उसके बाद धीरे धीरे घटना शुरू, ये ऐसे घटता जाएगा, ठीक ना। बस ऐसा ग्राफ बना दो। बस दोस्तों इतना बना दोगे ना एग्जामिनर खुश हो जाएगा, कहेगा वाह बढ़िया लड़का है। और एक बार यहाँ पर लिख दो ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो ये गोली कोस, गोली चालक, खोखला गोला। अगर दोस्तों गोली अचालक आ जाए, गोली अचालक आ जाए जबकि उसकी चांसेस बहुत कम है, तो देखो कमाल की बात दोस्तों, विश्वास नहीं होगा आपको, कहोगे अरे सर ये क्या बता रहे हैं आप कहोगे ये क्या बता रहे हैं आप। इसमें दोस्तों कमाल की बात यह है कि इसके पृष्ठ के बाहर वही डेरिवेशन, यहां तक वही डेरिवेशन, पृष्ठ पर यही डेरिवेशन, बस अंदर वाला केवल चेंज होने वाला है, अंदर वाला केवल चेंज होने वाला है, बाकी वहां तक यही है। इसीलिए तो मैं सोचा कि आपको कह दूं ताकि आप एग्जाम में छोड़ के ना हो, बस अंदर वाला चेंज करना है। अब अंदर वाले क्या हो जाएगा, अब दोस्तों अगर अंदर वाले की बात होगी तो पहले ये वाला नोट कर लो भाई, मैं साइड हो गया हूँ, फिगर वगैरह सब कुछ बढ़िया से बना लेना। वर्ड की कुछ मत लिख लो, वर्ड छोड़ दो चलेगा, ठीक है, चलो हो गया होगा ना। चलो अब दोस्तों जब मैं अंदर वाली बात करूंगा तो यहाँ पे ये चार्ज है, इसके जो पृष्ठ पर फैला हुआ है वो पृष्ठ पर नहीं रहेगा, कहाँ आ जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा भैया। अब की बार चार्ज क्या है, इसके अंदर एक समान रूप से फैल गया है, ठीक। अच्छा, जब अंदर दोस्तों चार्ज एक समान रूप से फैल जाएगा तो हमें अंदर किसी बिंदु पर निकालने के लिए, मान लो अपने कहाँ निकालना है, तो यहाँ से होकर जाता हुआ हम लोग को एक गॉसियन पृष्ठ बना देंगे, ये गॉसियन पृष्ठ। अब इस चीज को मैं यहाँ पे अलग फिगर बना देता हूँ, इस चीज को मैं अलग फिगर बनाता हूँ और बना करके दिखाता हूँ आपको, बना करके दिखाता हूँ। बाकी ये सब चीज तो वही है, ये सब चीज को मैं इरेज भी कर देता हूँ, ये सब चीज को मैं इरेज कर देता हूँ, वही सब चीजें तो है। और ये फिगर में हटा करके ये इसको भी हटा देता हूँ। बाकी देखो ये अंदर वाली बात करेंगे, बाकी ये पृष्ठ वाला भी हो गया, ये सब कुछ वही सेम था, ठीक ना। अंदर वाली बात करता हूँ मैं। अंदर वाले में दोस्तों अब यहाँ पे छोटा सा पृष्ठ लेंगे, है या छोटा सा पृष्ठ, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगा DA। इसके अंदर अगर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही दिशा में हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर फिर वही चीज मिलने जा रही है, कमाल की बात दोस्तों, फिर वही चीज मिलने जा रही है। देखो कैसे, ये दोनों एक ही दिशा में है, छोटे से पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो भी स्मॉल ही होगा, और स्मॉल फ्लक्स का सिंबल हो जाएगा d∅e। d∅e इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। तो d∅e इक्वल टू EDA cos 0 डिग्री। तो d∅e इक्वल टू EDA और cos 0 की वैल्यू 1, d∅e इक्वल टू EDA मिल गया। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, तो समाकलन करेंगे दोस्तों हो जाएगा d∅e इक्वल टू समाकलन EDA और d∅e का हो जाएगा phi e बाहर हो जाएगा समाकलन DA, तो phi e इक्वल टू EA। यहाँ तक तो वही मिला, यहाँ तक तो वही मिला। यहाँ पे लगाओ गॉस की प्रमेय, जब गॉस की प्रमेय से फाई ई के प्रेस पर Q डैश अपान एप्सिलॉन नॉट, ओ वाला था तो मैंने क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट लिखा। अब की बार दोस्तों छोटा सा गोला हो गया है, इस पर पूरा क्यों नहीं होगा, कुछ अलग होगा, क्यों डैश में लिखा, क्यों डैश अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू एक जगह पे 4πr², 4πr²। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πr एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपान r²। यही दोस्तों अपने को क्यू डैश निकाल लेना है, क्यू डैश ला करके यहाँ पे रख देना है। क्यू डैश कैसे निकालेंगे, हम लोग दोस्तों फॉर्मूला जानते हैं सिंस
सिंस रो इक्वल टू होता है क्यू अपान वी, तो यहाँ पे क्यू जगह पे क्यू डैश अपान वी, तो यहाँ से क्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा रो इंटू वी, तो क्यू डैश इक्वल टू रो तो रो रहेगा वी बोले तो इसका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम है इस वाले का वॉल्यूम, इसका रेडियस यहाँ से मान लो स्मॉल आर, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब यही क्यू डैश की वैल्यू ले जाके यहाँ पे मुस्कुराते हुए रख दो। जब रखेंगे दोस्तों यहाँ पे ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश की वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1/r स्क्वायर। ये 2 बार ये 3 पावर कट जाएगा दोस्तों, तो ई इक्वल टू मिल जाएगा अपने को, अच्छा 4 पाई भी कट जाएगा, रो आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट। ये दोस्तों अंदर आता है, ये अंदर आया है, बस यही अलग है, यही इतना अलग है, रो आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट। इसमें रो दोस्तों कांस्टेंट होता है, 3 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो अंदर वाले में क्या है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, ये दिखा रहा है। और इसका ग्राफ अगर दोस्तों बनाए वो भी ग्राफ बड़ा खूबसूरत ग्राफ बनता है। वह ग्राफ देखो क्या है, ये है अपना क्या, कोई गोली अचानक था, तो इसके अंदर जो चार्ज था वह चार्ज इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। अब इसका अगर हमें ग्राफ बनाना है तो ऐसे लाइन खींच देते हैं, इधर अपना स्मॉल आर हो जाता है, इधर ई हो जाता है। तो आपने देखा पृष्ठ पर मैक्सिमम तो है ही है, पृष्ठ के अंदर आर बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा और स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसका ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, ये देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन, उसके बाहर ये वही वाला, फिर ऐसे बना सकते, इधर भी स्ट्रेट लाइन मिलेगा और बाहर ऐसे। किसको कितना बढ़िया ग्राफ लग रहा है। ये ग्राफ बना दोगे, पूरा डेरिवेशन कर दोगे, मुझे एग्जामिनर मैं कहता हूँ कि एकदम खुश हो जाएगा, चाहे मैं भी एग्जामिनर क्यों नहीं रहता। अगर मुझे ऐसी कापी मिलेगी तो हमारी दुश्मनी हो जाएगी क्या उस कापी से, हम तो खुश हो जाएंगे, हम तो कहेंगे वाह भाई है कोई बंदा जो फिजिक्स बढ़िया पढ़ रहा है और बढ़िया से ग्राफ बनाया है, उसको तो भैया पूरा नंबर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ग्राफ में क्या लिख सकते हो, ई प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पे ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक। तो ये रहा दोस्तों चैप्टर 1 का पूरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो कितना हमने करा दिया, 3 उसमें कराया था और 4 इसमें कराया था, 4 3 7, तो 6-7 क्वेश्चन मान चलो कि चैप्टर 1 से आपको 6-7 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से तैयार करने हैं बस डेरिवेशन में। बाकी दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल पे। अगली वीडियो दोस्तों आपको जो मिलेगी इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल की मिलने वाली है, मिस मत करिएगा। चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी वीडियो मतलब यहाँ से डाला जाए तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ताकि आप वीडियो को मिस ना कर सकें और आप बढ़िया तरीके से वीडियो को देख सकें और एंजॉय कर सकें। न्यूमेरिकल से जो डर है उस न्यूमेरिकल से डर को दूर कर सकें, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। अगर दोस्तों कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ है या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, सर ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे कराइए, कुछ इंपॉर्टेंट और बताइए, इंपॉर्टेंट कम हो रहा है, कोई भी दोस्तों सजेशन है वो सजेशन को गोली की रफ्तार की तरह कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। हमारे पास वो कमेंट आएगा, हम उस कमेंट को पढ़ेंगे और कमेंट पढ़ने के बाद उस तरीके से जरूर काम करने का प्रयास करेंगे जिस तरीके से आप चाहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, चले फिर चलते भाई, चलते फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, राधे राधे।